नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। महिलाएं समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समाज में महिलाओं का जो रूल है आज के दौर में वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा विविध हो चुका है। महिलाएं अब सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय, रक्षा, खेल, किसी भी क्षेत्र की बात करें, महिलाएं आज उसमें एक बेहतरीन रोल प्ले कर रही हैं, अपना नया मुकाम स्थापित कर रही हैं। किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी समुदाय के विकास के लिए महिलाओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि सदियों से महिलाओं को हाशिए पर धकेलने की कोशिश ज़रूर होती रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों की बात करें तो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने को लेकर, महिलाओं के महत्व के बारे में जागरूकता को लेकर समाज में काफ़ी बदलाव भी आया है और उसी बदलाव की बानगी अपने आसपास हम देख भी पाते हैं। ऐसी एक प्रतिभावान महिला, ऐसी एक उन्नत महिला, ऐसी एक महिला जिन्होंने अपने लिए अपना मुकाम खुद बनाया है, खुद स्थापित किया है, उनसे आज इस खास पेशकश के जरिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए हमारी खास मेहमान, हमारी आज की मेहमान अनुपमा शर्मा जी का। अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद धर्मेश जी। मैं दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए इतना कुछ उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम जो है काफ़ी चलाए भी हैं और आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, तो इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बिल्कुल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका मैं दे दूं। अनुपमा शर्मा जी अभी मौजूदा दौर में हमीरपुर जो कन्या विद्यालय है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर लेक्चरर हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, इंग्लिश की प्राचार्य हैं। साथ ही साथ आप एक कवित्री हैं, एक लेखिका हैं, एक पर्वतारोही हैं, शायद गायिका भी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में आपने पारंगत हासिल किया है और उम्मीद है कि ये जो विधा जो आपकी हैं ये बढ़ती जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में भी। हमें वक्त देने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेखिका से हमने शुरुआत की, कवियत्री से हमने शुरुआत की। हाल ही में आपकी एक बुक लॉन्च हुई है, आपकी पहली किताब है बुरांश द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स। शुरुआत यहीं से करेंगे। मुख्यमंत्री साहब ने उसका विमोचन किया है। ये किताब क्या है, किस बारे में है, किन भावनाओं को लेकर आपने इसे लिखा है, क्या कुछ इसमें खास है और इसको लिखने का जो आधार है, जो सोच है, जो विचार है, उसकी बुनियाद क्या कुछ थी? प्रोग्राम की शुरुआत आपकी किताब बुरांश से। धर्मेश जी, जो मेरी किताब बुरांश है, द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड, ये इसका नाम है और इसका विमोचन हाल ही में, आपने जैसे बताया, मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो इसको विमोचन का किस्सा बड़ा रोचक है। जब मुझे इस बुक को विमोचन करना था तो उस वक्त पे मेरे दिमाग में यही नहीं था कि मुख्यमंत्री जी से करना है या किसी से करना है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करूंगी यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से भी, कि उनसे जब एक बार पूछा गया कि ऐसे एक नई लेखिका है, जैसे कि ये मेरी डेब्यू बुक है बुरांश, 39 पोएम्स का ये कलेक्शन है, तो एक नई लेखिका है, वो अपनी बुक का अनवेलिंग, विमोचन वो आपसे करवाना चाहती हैं, तो वो सहर्ष ही इसके लिए तैयार हो गए। ये मेरे लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ भी थी कि अपने अपने कार्यों से उन्होंने वक्त निकाल के उन्होंने वक्त दिया और उनका जो सेक्रेटरीट में ऑफिस है वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया और जब मैं उनके कैबिन में गई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगा नहीं था। वहाँ पे उनके साथ साथ 3 और कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे स्टेट के भी थे। रोहित शर्मा जी थे, अनिरुद्ध सिंह जी थे एंड राजेश धर्मानी जी भी मौजूद थे वहाँ पे। तो जब मैं अपनी बुक लेके वहाँ पे गई तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही एनकरेज करते हुए उन सभी के साथ मिलके इस बुक का विमोचन किया। और जब मैंने उनको मंशा बताई अपने, मेरी ये विश है कि इससे मुझे जो भी अर्निंग हो या जो भी फंडिंग हो या जो भी मुझे मैं अर्न करूँगी, वो मैं मुख्यमंत्री जी की जो एक योजना उन्होंने स्टार्ट की है उसमें मैं उसमें इसको डोनेट करना चाहूँगी। तो अब किताब के बारे में थोड़ा सा, क्या कुछ इसमें है, क्या कुछ इसका जो लिखने के पीछे की जो मंशा है, और किस तरह की कविताओं का संग्रह है? क्योंकि कुछ जो हमने पढ़ी है किताब, उसमें पर्यावरण को लेकर, हिमाचल की देवभूमि को लेकर, संस्कृति को लेकर काफ़ी आपने जगह उसमें दी है। उसको लिखने का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो मेरी बुक है ये, जैसे मैंने आपको बताया, एक कलेक्शन है 39 पोएम्स का और ये कोई बहुत बड़ी बुक भी नहीं है। ये एक मैंने छोटी सी पॉकेट बुक टाइप लिखी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा है। और ये बुक ये पोएम्स मैं पिछले 3-4 साल से लिख रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग एंड बाइकिंग, ये सारे मेरे हॉबीज़ भी हैं। तो जब भी मैं किसी नई जगह पे जाती थी तो जो भी मूड उस टाइम का होता था, जो भी मुझे वहाँ पे लैंडस्केप होता था, मैं ऑब्जर्व करके लिखना शुरू कर देती थी। तो ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कंपाइल करके इसको एक बुक का रूप दूंगी।
लेकिन बाद में मुझे लगा कि अब मैंने लिखा है तो इट शुड रीच टू द ऑडियंस, बिल्कुल। इसको पढ़ना चाहिए सभी को। तो फिर मैंने इसे एक बुक का रूप दिया और आज की डेट में ये एक बहुत छोटी सी बुक है। सतलुज प्रकाशन से इसका प्रकाशन किया गया, पब्लिकेशन किया गया। और आप इसको ट्रैवल में भी साथ ले जा सकते हैं, ट्रैवल में साथ में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने ये किताब लिखी है, जैसे कि नेचर से रिलेटेड आपको इसमें टॉपिक्स मिलेंगे, विमेन मदर्स लव, मदर को लेके इसमें टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से और टू ऑटम और लैंड ऑफ शिवा हमारे हिमाचल से रिलेटेड है, और इस बुक का नाम ही बुरांश है। तो मैंने इसका जो हमारा बुरांश रोडोडेंड्रन जिसको हम कहते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फूल हमारे हिमालयन रेंज में उगता है, उसके ऊपर भी एक इसमें पोएम लिखी हैं। तो अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, विमेन एगोनी, विमेन फाइटिंग्स, क्या वो फेस करती हैं इनजस्टिस, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कंपाइल की हैं। आप एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं। समाज को एक दिशा देने का जो जिम्मेदारी है टीचर्स पर वो रहती है। एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, आपको लगता है कि आज के दौर में भी बेटियों को एक दायरे में बांधने की कोशिश होती है? अगर होती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ आपको इसको लेकर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, हमारा देश एक नारी को पूजने वाला देश माना जाता है, और हमारे संस्कृत में कहावत भी है, यत्र पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता। ये हम सब ने ये पढ़ा है। तो सोच तो रूढ़िवादी है एक सोसाइटी में, अभी उस लेवल पे वो नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ, इसमें पॉजिटिव चेंजेस अभी हैं, आए हैं इसमें पॉजिटिव चेंजेस। और मैं एक टीचर हूँ, तो हम उन चेंजेस को डे टू डे में जो भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं और बच्चों के लाइफस्टाइल में चेंजेस होते हैं। अभी मैं खुद एक कन्या विद्यालय में काम कर रही हूँ, तो आपका क्वेश्चन लड़कियों से रिलेटेड ही है, विमेन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था। तो मैं वो बता सकती हूँ कि वो बदलाव मैं डे टू डे लाइफ में देखती हूँ डेली, और मुझे लगता है कि चेंजेस तो हैं, अदरवाइज मैं आज आपके सामने बैठ के ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती। तो अगर बदलाव नहीं होते तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी वो एक चेंज, एक जो बैलेंस है वो नहीं आ पाया है। अभी भी वो जो जेंडर इक्वेलिटी कहते हैं वो तो नहीं है। अभी भी महिलाओं के प्रति वो जो एक सोच है वो उतनी ज़्यादा डेवलप अभी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा उसमें है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को एजुकेशन, सोशल पॉलिसीज़, सोशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की सोच को और सोसाइटी को और थॉट को लेडीज़ के प्रति, महिलाओं के प्रति उन्नत करने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी भी कंपैरेटिवली अगर हम अपने मदर का जनरेशन देखें, अपना जनरेशन देखें और अपने से नेक्स्ट वाली जनरेशन देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बदलाव है। दैट हैज़ अ वास्ट चेंज हैज़ कम इन दैट जनरेशन। ठीक है, उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और इसको लेकर प्रयास भी लगातार हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल प्रयास होते रहने चाहिए। सिरमौर से आप आते हैं। हाँ जी। हमीरपुर में आप भले ही कार्यरत हैं, लेकिन सिरमौर आपका मूल स्थान रहा है। आप शुरुआत से सिरमौर से निकलते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जो आपने अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग फील्ड में अपने आप को आजमाया है और सक्सेसफुल होकर निकली हैं। थोड़े से अपने सफ़र के बारे में बताइए, शुरुआत कैसे हुई, सफ़र कैसा था और आज इस मुकाम पर पहुंचते हुए कैसा लग रहा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं चाह भी रही थी कि आप मुझसे पूछे क्योंकि जहाँ से हम ब्रॉट अप होते हैं वो जड़ें आप में होती हैं, और वो है मैं राजगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है गज्जियों गांव, और वहाँ मैं पैदा हुई, और हमारा स्कूल जो था वो शरगांव था, एक स्कूल वहाँ पे था, वहाँ से मैं 10th तक पढ़ी। मेरी मदर, उनका नाम श्रीमती राधिका शर्मा जी हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है हम लोगों की एजुकेशन में, ग्रोथ में, विद माय फादर मिस्टर विद्याधर शर्मा। मेरे फादर जो थे वो माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, और हम 3 बहनें और एक भाई हैं। तो अक्सर मेरे फादर जो हैं वो जॉब को लेके उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत दूर दूर रही हैं। लाइक अगर हम बात करें तो पापा कभी पौंटा साहिब, कभी मंडी, कभी कहीं थे। तो ऐसे टाइम पे जो मेरी मदर थी, उन्होंने हम 3 लड़कियां, भाई बहन जो थे और एक भाई मेरा, हमारी एजुकेशन के लिए अकेले लेते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। और मैंने अपनी एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मैंने वहीं से की 10th तक। उस टाइम पे वो टाइम वैसा था कि अगर आपके गांव में स्कूल हैं तो आप स्कूल जाएंगे, और वो भी ऐसा था कि आज की तरह कोई बसेस, लंच बॉक्स, फ्रूट बॉक्स, वाटर बॉटल, ये वो सो लेके हम नहीं जाते थे। 2-3 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल था, तो गांव के बाकी बच्चों के साथ हम भी घर के बाकी काम करके स्कूल जाते थे, और फिर शाम को
स्कूल पैदल वापस आते थे और फिर घर के बाकी काम भी करते थे। मैंने अपनी मदर को भी देखा है खेतों में हल चलाते हुए, क्योंकि ये इलाका उस टाइम पे भी इतना डेवलप नहीं था। अभी तो बाय गॉड्स ग्रेस अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज़ देयर। स्कूल 10 तक था, फिर 10th हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लड़कियों को आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। वो एक बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि उस टाइम पे अगर बात करती तो इतने ज़्यादा लोग एडुकेटेड नहीं होते थे। तो क्या एनी हाउ भेजा गया सोलन में। 12th की मैंने गर्ल्स स्कूल से मैं वहाँ पढ़ी, हिंदी मीडियम स्कूल से मैं पढ़ी, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, फिर यूनिवर्सिटी वगैरह करते हुए फिर लिटरेचर में मास्टर किया। तो जो बेसिक वहाँ से सफ़र रहा वो काफ़ी चैलेंजेस भी रहे, काफ़ी कुछ सीखा भी। और मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे वो चैलेंजेस नहीं होते, वो कठिनाइयाँ नहीं होती, तो अभी जो एक जज्बा है और जो चुनौतियों से लड़ने की जो अपने अंदर एक स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह जाती। लेकिन मैं इसके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ अपने गुरुजनों की भी उस टाइम पे, अपने पेरेंट्स की भी, सभी की, कि उन्होंने कभी मुझे नीचे आई मीन डाउनफॉल मेरा नहीं होने दिया। और जो मेरी हॉबीज़ थी उस टाइम पे, अभी आज तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, बच्चे फ़ोन पे लगे हैं, इस पे टीवीज़ पे हैं एंड सभी चीज़ों पे, तब ये सब नहीं था। तब हम गांव में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, स्टापू खेल रहे हैं, इस तरह की बड़ी गेम्स जो थी हम गांव में खेलते थे और पढ़ाई करते थे। तो फिर वो चैलेंजेस, साथ में घर के काम भी करते थे, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों ने मुझे रेडी किया इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए और अपना एक अलग मुकाम जो है इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बिल्कुल। आप और वो मुकाम किसी एक स्ट्रीम तक, एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, अलग अलग चीज़ें आप करती हैं। अगर मैं आपके प्रोफेशन से हट के भी बात करूं, टीचिंग तो चलो प्रोफेशन है, उसके अलावा आप राइटिंग करती हैं, आप पोइम्स लिखती हैं, माउंटेनियरिंग करती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, ये दौर ऐसा है जिसमें स्ट्रेस सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक बनता जाता है लोगों का। आप जितने मर्जी स्किलफुल हों, लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो काबिलियत है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। और ये सिर्फ एक दो की बात नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द पीपल आज खासकर यंगस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको लगता है स्ट्रेस से डील करने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए हमारे यूथ को, या फिर दूसरे जो लोग हैं उनको भी? क्योंकि स्ट्रेस से निपटना एक चैलेंजिंग सिचुएशन आज के दौर में लोगों के लिए बनता जा रहा है। आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ करती हैं, आपको भी तो स्ट्रेस होता होगा, कैसे आप उससे डील करती हैं और कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं एक साथ? बिल्कुल रमेश जी, स्ट्रेस कई बार बहुत होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस हम सभी की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह से इट इज़ देयर। लेकिन एक मेन चीज़ ये है कि आप उस स्ट्रेस से निपटते कैसे हैं, आप उस स्ट्रेस से बाहर कैसे आते हैं। अभी आप देखेंगे जब एग्जाम्स का दौर होता है तो एग्जाम्स जो है उसका प्रेशर बच्चों को कम और उनके पेरेंट्स को ज़्यादा होता है, वो एक अलग तरह का स्ट्रेस होता है। और इसी तरीके से डे टू डे रूटीन में जब आप अपने डेली के काम कर रहे हैं, लाइक मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं बाइकिंग करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ, ये सारी चीज़ें जब मैं करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं हेक्टिक जब इतना स्केड्यूल हो जाता है तो वो स्ट्रेस आता ही है। लेकिन स्ट्रेस आना और स्ट्रेस होना एक बुरी बात नहीं है, मेन चीज़ है कि आप उस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलते हैं। तो उस स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए मैं कई कुछ करती हूँ, जैसे कई बार मैं गाने सुन लेती हूँ, कई बार मैं गार्डनिंग करती हूँ, कई बार मुझे ज़्यादा हो गया तो मैं योगा कर लेती हूँ, कई बार मैं ट्रैकिंग पे निकल जाती हूँ, या इस तरीके से ड्राइविंग पे निकल जाती हूँ, या कुछ बुक वगैरह आप पढ़ लो। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस से निकलने में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो होती हैं, आपकी क्रिएटिव चीज़ें करने से आपकी पॉजिटिवनेस आपके अंदर आता है, और वो जो नेगेटिव एनर्जी और जो मेंटल स्ट्रेस इस तरह का है, डिफरेंट तरह का स्ट्रेस, वो आपको निकलने में हेल्प करता है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स और सोसाइटी को भी अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन है जो कि ख़ास तौर पे स्ट्रेस का शिकार है, अब एग्ज़ाम्स के दौरान हम देखते हैं और कई बार हम पढ़ते भी हैं खबरों में कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया किसी ने कहीं, तो वो वाली चीज़ें हम इसको चेक तभी कर सकते हैं अगर हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे स्ट्रेस को, और बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं देंगे, उनको भी इस चीज़ से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी करेंगे, तो वो क्रिएटिविटी को डेवलप करके ही हो सकता है। आप अपना माइंड जो है पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करें और नेगेटिविटी को वेंट आउट करें, वो बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो जो जिन क्रिएटिव चीज़ों की आप बात कर रही हैं, जिनको आप खुद भी फॉलो करती हैं, चाहे बाइक राइडिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, या फिर राइटिंग हो, ये ऐसी चीज़ें हैं, बाइक की अगर मैं खासकर बात करूं, पुरुष करें तो ठीक है, महिलाएं करें तो वो स्पेशल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये भी तो एक तरह से ड्रॉबैक ही है सोसाइटी का, Yes. कि अगर कोई लड़की बाइक चला रही है तो वो स्पेशल बात क्यों है, वो तो हर कोई चला रहा है। तो इस ड्रॉबैक से निपटने के लिए आपको लगता है कि समाज में अभी से ज़रूरत है अभी भी उस तरह के माइंडसेट को डेवलप करने की, कि जब जहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ें बड़ी एक्सट्रीम ना फील हो, जस्ट बिकॉज कि वो कोई लड़की कर रही है या कोई महिला कर रही है?
हाँ जी, बिल्कुल, आपकी ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि आप उस चीज़ को कर रही होती हैं और आप साथ में ये फ़ील भी करती हैं कि आपके आसपास के लोग उस चीज़ को लेके बहुत खुश नहीं हैं। वो एक तरह का आपके ऊपर चेक होता है। लेकिन अभी मैं बात करूँ तो बाइक राइडिंग तो मैं काफ़ी टाइम से, कॉलेज के टाइम से करती आ रही हूँ। कौन सी बाइक चलाती हैं आप? अभी मेरे पास मीटियोर 350 है, पिछले 4 साल से मैं वो चला ये रही हूँ। मेरा खुद का इंटरेस्ट था बाइक मॉडल जानने का। और ऑब्वियसली इसको कैरी करना शुरू में थोड़ा सा, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी बाइक, तो लोग जनरली मुझे कई बार, और मुझे अच्छा भी लगता है, कई बार मुझे महिलाएं रोक के पूछती भी हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप चला रहे हो, तो वो एक तरह से इंकरेजमेंट होती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में सोसाइटी में इतनी डेवलपमेंट हो गई, हमने देखा सुनीता विलियम्स जी जिनका ओरिजिन हमारी कंट्री से है, वो इतना टाइम रह के आई उधर, चंद्रयान के मिशन पे थी जब, तो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में हम देखते हैं हमारी कंट्री की कितनी महिलाएं जो हैं आगे अपना दम पे आगे खड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये नज़रिया जो है कि महिलाएं अभी तो फाइटर जेट चला रही हैं, सुपरसोनिक क्या क्या नहीं महिलाएं जो है ऑपरेट कर रही हैं। और मैं मुझे लगता है कि दूरदर्शन की जो आपकी हेड है यहाँ पे, वो भी एक महिला ही है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके यहीं से निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये सोच का जो एक दायरा है, इसको हमें डेवलप करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अभी महिलाओं का जो है ये एक अभी तो खैर नॉर्मल हो गया, उतना नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बहुत पहले की बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि महिला एक बाइक राइडिंग पे जा रही है, या मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ, लाइक मैं माउंटेनियरिंग पे अकेले जा रही हूँ, या मैं ट्रैकिंग पे अकेले, वो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो अभी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेंजेस तो हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये हमारी मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, आप लोगों का बहुत ही अवेयरनेस जो सोसाइटी में इस तरह के प्रोग्राम से आती हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगी सभी का कि बहुत अच्छे से जो है ये चीज़ें आगे सोसाइटी को कन्वे, एक सोशल मैसेज कन्वे करती हैं। आप टीचर हैं गर्ल्स स्कूल में, लड़कियों के बीच ही आप रहती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, तो वो भी तो आपको एक तरह से रोल मॉडल मानती होंगी। उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस मिलते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बात करें तो ये इसके बड़े रोचक किस्से हैं धर्मेश जी मेरी ज़िंदगी में। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं गर्ल्स स्कूल में हूं, तो अक्सर लड़कियां मुझे कहती हैं कि मैम आपका नाम हमने बदल के बुलेट रानी रख दिया है, और आपसे डरते हैं लोग क्योंकि आप बुलेट पे जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, और उनको कहीं ना कहीं प्राउड भी फील होता है कि हमारी मैम जो हैं और जो ये हैं बाइक पे आती हैं। और तो मैं उनको भी, कई बार वो मुझे कहती भी हैं कि मैम हम भी सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सबको इनक्रेज करती हूँ कि आओ, आगे आओ, और आप जो करना चाहते हो वो सब करिए। आप स्पोर्ट्स में भी आगे आए, इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी अपनी उसको पैदा करें। और बाइक वेक चलाना जो है ये अब पुरुषों का काम नहीं रह गया है, ये अभी इसको कोई भी हैंडल कर सकता है, आप भी अच्छे से चला सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर हो। तो उनके काफ़ी कई बार मुझे अच्छा भी फील होता है, और आई फील वेरी गुड कि उन लोगों को एक तरह से एनकरेज मिल रहा है, उनको इंस्पिरेशन मिल रही है इस चीज़ के लिए। सरकारें जो हैं वो लड़कियों के उत्थान के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं टाइम टू टाइम लाती रहती हैं। अभी भी केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, केंद्र या प्रदेश सरकारों की बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक नई दिशा देने की कोशिश की जाती है, एक तरह से उन्हें सपोर्ट करने की। आपको लगता है कि इस तरह की जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, कारगर रहते हैं उस सोच को ठीक करने के लिए जो कि समाज में बेटियों को लेकर अक्सर रहती है, पीढ़ियों से रहती आई है? और साथ ही साथ कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल इन योजनाओं का व्यक्तिगत रूप से उन लड़कियों के या उन महिलाओं के जीवन में रहता है इन तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स का? जी हाँ, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अभी अगर हम देखें तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं सरकार ने स्टार्ट की हैं। बेटी है अनमोल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शगुन योजना, और इसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये सारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसमें एक सेंसस हुआ था 2011 में, हमारा लास्ट सेंसस हुआ था। तो उसमें सेक्स रेशो जो 1000 मेल पे था वो 943 कुछ इतना था। तो मुझे लगता है कि फीमेल फिटिसाइड को ख़त्म करने के लिए उस टाइम पे ये जो योजना इनिशिएट की गई थी, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। क्योंकि आज के समाज में लड़कियों का पैदा होना जो है अभी, हालांकि अब इस चीज़ को लोग समझते हैं, अब ये बहुत ही कम उसमें कहीं पे रह गया, लेकिन है
और इसी तरीके से जो ये सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें लड़कियों के लिए डिफरेंट तरह के अकाउंट खोले गए हैं। बेटियों के पैदा होने पे 25,000 का जो है इंश्योरेंस वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बेटी है अनमोल योजना हो गई। इस तरह की योजनाओं का समय समय पर जो हमारी सरकारें लॉन्च करती हैं, उनका लाभ जब लड़कियों को मिलता है तो वो एक बहुत ही एनकरेजिंग गर्ल्स के लिए है। और ऐसी योजनाएं हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए, टाइम टू टाइम लॉन्च होनी चाहिए। इनका लाभ भी जो है जो कंसर्न लड़कियां हैं, कंसर्न गर्ल्स हैं, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे उनके अपने महिला उत्थान में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन योजनाओं का, और सरकारें भी अपने इनिशिएटिव लेती हैं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं, तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे इस तरह की स्कीम्स हैं जो वक्त टू वक्त चलती रहनी चाहिए। शुरुआत हमने राइटिंग से करी थी, शुरुआत हमने आपकी बुरांश बुक से करी थी। कोई और ऐसे प्रोजेक्ट आपके राइटिंग से रिलेटेड जिसमें जो आने वाले वक्त में तैयार हो रहे हों, कोई और बुक, कोई और नॉवल? क्योंकि पोइम्स आपने लिखी हैं, अब थोड़ा सा नॉवल की तरफ आप बढ़ रही हैं, या कुछ और बड़ा लेकर आ रही हैं हमारे पाठकों के लिए खासकर? रमेश जी, ये बुक जो लॉन्च की थी, मैं जनवरी से लेके इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, लेकिन मैंने साथ के साथ एक नॉवल पे अपना काम करना शुरू कर दिया है। और अगर सब कुछ सही रहा, मेरी टाइम मैनेजमेंट सही रही और मैं पंक्चुअल रही और डिसिप्लिन रही, तो बाय नेक्स्ट ईयर, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाय नेक्स्ट ईयर्स एंड ये बुक जो है हमारे रीडर्स के लिए, नॉवल जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि मैं लिखने पढ़ने का मुझे शुरू से बहुत शौक रहा है, तो मैं इससे दूर नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तो लॉन्च होने से पहले थोड़ा सा बताइए क्या है बुक में, किस बारे में है, ताकि एक हाइप क्रिएट हो जाए। एक्चुअली बुक जो है, अभी मैं नाम तो उसका थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अभी सोचा भी नहीं है, 3-4 नाम मेरे दिमाग में है। लेकिन नॉवेल जो है ये एक हमारी डे टू डे लाइफ के, सोसाइटी से रिलेटेड भी इसमें कुछ लेसन रहेंगे, ताकि हमारी सोसाइटी भी सोशली अवेयर हो और उनको भी इसका कुछ लाभ मिले और वो इसको पढ़ सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का रीडिंग से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। आज की डिजिटलाइजेशन के टाइम में बच्चे फ़ोन पे हैं, वीडियो गेम्स पे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने वाली जो एक एटीट्यूड है उससे सभी लोग दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ना सिर्फ अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए, बल्कि बच्चों में भी उसको डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह से मेरा अगला सवाल भी यही था कि जो डिजिटाइजेशन है, जो ये जिन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं डिस्ट्रैक्शन, क्या वो इतनी बड़ी समस्या है कि वो डिस्ट्रैक्शन आज के जो युवा पीढ़ी है, जैसे आप बता रहे हैं कि रीडिंग में और इन चीज़ों से ध्यान हट जाता है उनका, कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, और इसको ठीक करने के लिए यंगस्टर्स के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? देखिए, ये सच में एक बहुत बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है। अगर हम अपने टाइम की बात करें तो हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी और हम लोग अपना सारा ध्यान, फोकस जो है वो स्टडीज़ पर लगाते थे। लेकिन आज की डेट में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, जो कि टिकटॉक से शुरू हुई थी, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी रील्स बनाना, ये सारी चीज़ें, बच्चे इनमें इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि ना तो उनके पास अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, नॉट सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी, ना एक दूसरे के साथ बैठने के लिए वक्त है, ना कनेक्शन में रहने के लिए टाइम है। और रीडिंग का इस पे इतना बुरा इफेक्ट है कि बच्चे जो है, एक तरफ बुक होती है, एक तरफ उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो वो कंसंट्रेशन वो डेवलप हो ही नहीं पाती हैं। तो वो एक बुक पढ़ने का जो एक हैबिट होती है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो बच्चों का मोबाइल है, जो उनका इंटरनेट है, उस पर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली जो है वो सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, तो सारी चीज़ें वहीं से डेवलप होती हैं। तो डिसिप्लिन और बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप करना, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करना, ये सारा वहीं से होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आखिर में आपका एक मैसेज प्रदेश की, देश की बेटियों के नाम, महिलाओं के नाम, जिनके लिए आपको लगता है कि उन्हें और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो जर्नी है आपकी खुद की, वो कितनी इंपॉर्टेंट रह सकती है, और आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज, कोई संदेश उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए मेरा यही एक संदेश रहेगा। मैंने अपने बुक के लास्ट पेज पे भी ये लिखा है, नो मैटर हाउ हॉरिबल द फॉल इज, योर कम बैक शुड बी ग्रैंड। आपको अपने फॉल से, अपने डाउनफॉल से घबराना नहीं है। आप एक बार हार गई, कोई चैलेंज हार गई, आप जिंदगी में कोई चीज़ एक बार नहीं कर पाई, आपका फेलियर हो गया, बट आपको कम बैक इस तरीके से करना है कि आप खुद ही उसके लिए एक तरह से प्राउड फील करें। जो ज़िंदगी में फेलियर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, घबराना नहीं है, चुनौतियाँ बहुत है, वो हमेशा रहेंगी, वो सभी के लिए हैं, और उनका सामना आप
एक ब्रेव तरीके से करें, अवेयर होके करें, अपने आप को उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी के लिए रेडी करें, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करें। किसी भी चीज़ से डर के भागना नहीं है, क्योंकि डर से भागना इज एस्केपिज्म एंड वो उसका सोल्यूशन नहीं है। उसके सामने डट के खड़े होना है एंड कहना है यस आई कैन डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, क्योंकि नारी शक्ति जो है वो आज की सब सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है कि सभी को इस दिशा में अपनी अपनी हॉबीज़, अपने अपने जो चैलेंजेस है, अपने अपने गोल जो है वो डिसाइड करने चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, जाहिर तौर पर डाउनफॉल से घबराना नहीं है, चुनौतियों से घबराना नहीं है, और गिरकर जो उठता है उसी को बाजीगर कहते हैं। बादशाह कहते हैं। हाँ जी। उम्मीद है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी, आप प्रोग्राम में आई। उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अनुपमा जी की जर्नी जो है लाइफ की, जो इनकी जिन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया है, जो मुकाम हासिल किया है, वो आपके लिए प्रेरणा का काम करेंगी, प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेंगी, और इनके जीवन से, इनके डाउनफॉल और इनके सक्सेस से आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।